तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सत्ता, प्रशासन, पुलिस और फिर बलात्कार। जी हाँ, जिस सूबे में अपराधियों का बोलबाला हो और मुंह से ठाई ठाई करने वाली पुलिस मौजूद हो, तो फिर गुंडे और बदमाश किससे डरेंगे। जिस सूबे में जाति और बिरादरी के नाम पर नेता खुद पर गुरूर करता हो, उस राज्य में बहन बेटियों का क्या हाल होगा। जिस सूबे में दिन दहाड़े महिलाओं की साड़ी खींचने की वारदात को अंजाम दिया जाता है, जिस सूबे में बलात्कारियों को सत्ता की मदद हासिल हो, जिस सूबे में लड़कियों से मालिश का शौकीन स्वामी चिन्मयानंद जैसा शख्स बीजेपी की आन बान और शान हो, उस सूबे में भला कौन सुरक्षित है। योगी महाराज अगर सूबे के निजाम पर कुछ बोलते भी हैं, उनकी भाषा बस एक खास वर्ग पर निशाना साधती है, जबकि गुंडे, बदमाश और अपराधियों का जाति और मजहब देखकर एक्शन लेने का काम भी यूपी के राम राज्य में कदम कदम पर देखने को मिल जाता है। जाति का गुरूर जिस सूबे में सिर चढ़कर बोल रहा है, वहां रामराज का दावा ही बहुत खोखला नजर आता है। जिस सूबे में पुलिस थानों की पोस्टिंग और ट्रांसफर भी जाति और बिरादरी के आधार पर होती हो, वहां रामराज कैसे आ सकता है। जिस सूबे में कानून के मुहाफिज ही गुंडे और बदमाशों की चौखट चूमते हों, वहां कैसा रामराज और कैसा कानून। यूपी में कानून का निजाम कितना कायम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन घोड़े बेचकर सोता रहा और चोरों ने थाने में चोरी को अंजाम दे दिया। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां दलित बेटी की लाश को पुलिस और प्रशासन आधी रात में जला देता है। अब वही हाथरस कांड एक बार फिर दोहराया गया है, जहां पुलिस और बलात्कारियों के बीच मिली भगत का हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। यह मामला हाथरस कांड से भी गंभीर नजर आता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जहां खेत में काम करने गई एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी जाती है। बुलंदशहर और हाथरस में बस एक ही मामला अलग है। हाथरस में पुलिस ने पीड़िता की लाश को रातों रात जला दिया था, जबकि बुलंदशहर में परिवार वालों को डरा धमकाकर पीड़ित की लाश जलाने पर मजबूर कर दिया। सत्ता और जाति के गुरूर ने कुछ लोगों को इतना बेखौफ बना दिया है कि उनकी मदद के लिए क्या वर्दी और क्या कानून। जब जाति ही सब कुछ है, तो फिर ऐसे कानून को चूल्हे में जला देना चाहिए जो गरीब और कमजोर लोगों के साथ इंसाफ न कर सके। ऐसे कानून और कानून के मुहाफिजों के खिलाफ देश की अदालतों को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस और गुंडे जब एक साथ खड़े हो जाएं, तो उसे हाथरस कांड होगा, तब बुलंदशहर कांड होगा। आखिर कैसे सूबे की पुलिस ही खड़ी है बदमाशों के साथ? आखिर कैसे वर्दीधारी ही कर रहे हैं गुंडे? आखिर कैसे पुलिस प्रशासन ही कर रहा है कानून का चीरहरण? आखिर कैसे एक बार फिर दोहराया गया फिर से हाथरस कांड? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हाथरस गैंगरेप की तरह ही बुलंदशहर में भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां खेत में काम करने गई नाबालिग से गैंगरेप हुआ, फिर उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार से कथित तौर पर धमकाकर आधी रात को ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सीमा के नजदीक गांव डिबाई गालिबपुर में 21 जनवरी को पुलिस प्रशासन ने डरा धमकाकर मामले को खामोश करा दिया। इसके साथ ही इस मामले में गुमराह करने के लिए मीडिया में यह खबर फैला दी गई कि प्रेम प्रसंग की वजह से नाबालिग की हत्या हुई। यह भी बताया गया कि लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। दरअसल बुलंदशहर में 16 साल की एक लड़की की कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या के बाद परिवार वालों ने पुलिस पर जबरन और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराए जाने का इल्जाम लगाया है। परिवार का इल्जाम है कि वे इससे पहले कि अंतिम संस्कार की तैयारी कर पाते, पुलिस ने रात में जल्दबाजी में इसे पूरा करा दिया। इस मामले में मंगलवार को काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। किशोरी के परिजन के मुताबिक 16 साल की भांजी अपने घर पर थी। वो 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरऊ गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद आरोपी सौरभ ने नाबालिग के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
इस पूरी घटना के बारे में पुलिस के फोन से परिजनों को जानकारी मिली। नाबालिग के परिजनों का इल्जाम है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी, अंदर भांजी का खून फर्श पर था, आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां के हालात को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठाकर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। हमें कोई जानकारी नहीं दी, यानी गैंग रेप और हत्या होने के बाद घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी तब पता चली जब पुलिस ने खुद फोन करके परिजनों को बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक ग्रामीण ने बताया कि सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटना 21 जनवरी को हुई, लेकिन पुलिस के डराने धमकाने की वजह से परिवार चुप रहा। बात फैली और जब कुछ नेताओं ने ट्वीट किए, फिर बुरी बात सामने आ सकी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। लड़की के पिता ने कहा कि कुछ पुलिस वालों ने हमें रात में अंतिम संस्कार के लिए मजबूर किया। हमें ठीक तरह से सभी रीति रिवाज को करने का मौका भी नहीं मिला। मामले में आईपीसी और पॉस्को एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में दैनिक भास्कर ने परिजनों के हवाले से बताया है कि घटना के अगले दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव रवाना कर दिया। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। इसके बाद हम बुलंदशहर अस्पताल पहुंचे। हमने लड़की के साथ बुरा काम होने का अंदेशा जताया, लेकिन पुलिस इनकार करती रही। हमने एफआईआर में गैंगरेप की धारा जोड़ने और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर चुप करा दिया। हमें रात करीब 8 बजे शव सौंप दिया। शव को लेकर हम डिबाई पहुंचे ही थे कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर गए और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता था। हमारे यहाँ इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। दैनिक भास्कर ने पीड़िता के परिजनों के हवाले से बताया कि पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान और कार्यवाही का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने को कहा। जब हम शव लेकर शमशान घाट पहुंचे तो एक पुलिस की गाड़ी साथ थी। इसके बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई, हमें अंदर करने और हम पर ही केस दर्ज करने की धमकी दी। आखिर रात 12 बजे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के दबाव में एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस ने अब मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी युवक ने गोली मारने के बाद ब्लेड से खुद के गले और हाथ की नस काटने का प्रयास किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके सहयोगी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्लाइड जांच के लिए आगरा भेजी गई है। वहां से पुष्टि हुई तो रेप की धारा जोड़ दी जाएगी। दैनिक भास्कर के मुताबिक पिता ने बताया कि 22 जनवरी को अंतिम संस्कार करने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस और प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अचरज ये है कि पिछले 10 दिनों में हमारे घर में कोई झांका तक नहीं है। पूरे मामले में 4 नामजद हैं, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग है। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बच रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। दरअसल इस पूरे मामले में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के ट्वीट करने के बाद सरकारी अमला दबाव में आ गया है। वहीं पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। पुलिस के अफसरों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। नाबालिग के फोन डिटेल की भी जांच की गई। आरोपी से हुई पूछताछ में भी खास तथ्य सामने नहीं आए। रेप की पुष्टि के लिए स्लाइड भेज दी गई है। वहीं दबाव के बाद डिबाई से जांच जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी को सौंप दी। मंगलवार को कोतवाली प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार से पूरी जानकारी ली और जल्द ही रिपोर्ट शीर्ष अफसरों को सौंपने की बात कही। वहीं परिजन किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग जैसे मामले से इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए लड़की के मामा का कहना है कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला होता तो गोली मारने की नौबत क्यों आई। जाहिर है वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ, जिसका विरोध लड़की ने किया। आरोपियों को डर लगा कि वो बाहर जाकर किसी को बता देगी, इसलिए मार दिया। दैनिक भास्कर के मुताबिक पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ा आधार ये बना रहा कि आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। कॉल डिटेल का दावा भी किया जा रहा है, जबकि पड़ताल में आया कि गले पर चोट के निशान बहुत गहरे नहीं हैं। ऐसे में जैसे बहुत संभलकर सबूत के हिसाब से ही जख्म किए गए हों।
आरोपी के हाथ पर कट के निशान हैं। आरोपी को 21 तारीख को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। यहां से 27 को बुलंदशहर जिला जेल भेजा। अभी आरोपी को वहां अस्पताल में रखा गया है। प्रभारी डॉक्टर के सिंह के अनुसार हाथ में नस कटी हुई है, गले में हल्का सा घाव है, लेकिन कोई भी जख्म गंभीर नहीं है। तो इस तरह से पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है, जबकि पीड़िता का परिवार कुछ और कह रहा है। पुलिस की थ्योरी काफी घिसी पिटी है, लेकिन सबका एक ही मकसद है कि कैसे भी करके आरोपी को बचा लिया जाए। क्या यही रामराज है? क्या यही कानून का निजाम है? क्या ऐसे पुलिसिया सिस्टम के रहते हुए किसी को इंसाफ मिल सकता है? क्या पुलिस ऐसे होती जो जाति और रसूख देखकर अपना पाला बदल देती है? अगर ऐसे ही लोगों को कानून का मुहाफिज कहा जाता है, तो फिर ऐसे रामराज पर केवल सत्ता के मठाधीश ही गर्व कर सकते हैं, कोई और नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्बास दाना ने भी क्या खूब फरमाया है, जो है मजलूम उनको तो तड़पता छोड़ देते हैं, जो है मजलूम उनको तो तड़पता छोड़ देते हैं, ये कैसा शहर है जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।